हेलो, नमस्कार प्यारे साथियों, पहचान एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और सभी दोस्तों से जो कि यूपीएससी हो या फिर आरपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो या यूपीपीएससी हो या किसी भी तरह का लोक सेवा आयोग हो, वहां से लेकर के एक निम्नतर स्तर तक की जहां तक वो तैयारियां करते हैं स्टूडेंट, तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए कहीं ना कहीं पॉलिटी का बोलबाला बहुत ज्यादा रहता है। तो आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलिटी का एक नया अध्याय, यानी पॉलिटी का एक पूरा कंप्लीट सिलेबस कराने की तैयारी कर रहे हैं। यहां पर आपको पर डे एक अलग अलग टॉपिक्स पर वीडियोस देखने को मिलेगी और काफी डेस्क्रिप्टिव वर्जन में देखने को मिलेगी और काफी फैक्चुअल भी देखने को मिलेगी। साथ में आप यूपीएससी वगैरह की भी अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहां के भी जो पॉइंट्स हैं वो भी यहां से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम बातचीत करेंगे ऐसे ऐतिहासिक मुद्दों को शामिल करते हुए जो कि हमारे भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। तो उन सभी चीजों को यहां पर शामिल करेंगे और उनका बारी बारी से अध्ययन करेंगे। ठीक है प्यारे दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास जैसा कि आप लोग थंबनेल्स में देख रहे होंगे, उसके अकॉर्डिंग आज हम पढ़ने वाले हैं भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि जो भारत का संविधान है, वो एक संविधान शब्द जो है आखिर में ये है क्या चीज। ठीक है, ये संविधान क्या है या जो इसके जिसके विकास की हम बातचीत करने जा रहे हैं, इसके पीछे का बैकग्राउंड क्या है, इसका निर्माण कैसे हुआ, क्या ये एक वैल्यूएबल चीज है या नहीं है किसी देश का शासन चलाने के लिए। हालांकि आप सभी स्टूडेंट हैं जो इन बातों से काफी आगे तक पढ़ चुके होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा बेस है, पॉलिटिकल बेस, वो यहां से जुड़ा हुआ है। इसलिए हमें इसका ऐतिहासिक आधार अच्छी तरह से जानना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो हम बढ़िया क्रम में बढ़िया अच्छी तरीके से बातचीत करेंगे, इसका ऐतिहासिक आधार को देखेंगे, डिस्कशन करेंगे, जहां पर हम ब्रिटिश शासन को भी जोड़ते हुए चलेंगे और साथ साथ में किस तरीके से भारतीय संविधान आज आधुनिक रूप में जिस तरह से हम देखते हैं तो वो अपने असली रूप में आया, उस सब बातों का विस्तृत से अध्ययन करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो भारत का संविधान आप लोग डिस्कस करते हैं वो आखिर में बना कैसे है। इसके अलावा इससे पहले हमने, जैसे कि मैं यहां आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपका पॉलिटिकल शब्द है या फिर पॉलिटिकल का जो राजनीतिक रूप में आप इसको बोलते हैं या इसको एक राज व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? राज व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, तो संविधान की बात आने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संविधान ही पर्याप्त थोड़ना है राज व्यवस्था के लिए। कोई और व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? ठीक है, हो सकती है और व्यवस्थाएं भी। उससे पहले हम बात करते हैं राज व्यवस्थाओं की। अब राज व्यवस्थाएं पहले टाइम पर भी चला करती थी, हमारे प्राचीन टाइम पीरियड से ही भारत में या किसी भी देश में या पूरे संसार में या कहीं पर भी किसी भी क्षेत्र में कहीं ना कहीं राज व्यवस्था का प्रचलन आवश्यक रूप से था। ठीक है, तो हम बातचीत करेंगे हम राज व्यवस्था के बारे में कि पहले राज व्यवस्था पढ़ते हैं, इसकी प्रणाली क्या है, शासन कैसे होता है या इसका जो मूलभूत ढांचा है वो कैसा है। उसके बाद में आएगा आपका संविधान और फिर हम उसे पढ़ेंगे कि भारतीय संविधान क्या है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। आपको दिख रहा होगा बोर्ड पे, मैं आपको पूरा कंप्लीट बता देता हूं। राज व्यवस्था दिख रहा है लिखा हुआ, बिल्कुल। अब मैं इसके क्रम में आप लोग समझ जाएंगे कि एक चार्ट बनाने जा रहा हूं, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। कई बार क्या होता है, हम एक विस्तृत रूप से 4-5 पेज का एक छोटा सा एक पूरा कंप्लीट चैप्टर को अध्ययन कर लेते हैं, उसका स्टडी कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिमाग में कुछ कंफ्यूजन्स रह जाते हैं जो कि क्लियर नहीं हो पाते हैं। हम लोग लिख लिख के पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये खेद बना रहता है कि जो है मामला आखिर है क्या। फैक्ट तो याद कर लेते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो क्लियर नहीं होती है माइंड में। ठीक है, तो उन्हीं बातों को आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे कंप्लीटली और आगे टॉपिक्स पढ़ेंगे। अब मैं जो राज व्यवस्था की बात करने जा रहा हूं, इसे आप 3 तरीके से पढ़ सकते हैं। 3 तरीके से कैसे पढ़ेंगे? तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा कि जो आपकी संवैधानिक विकास है उसकी बात कर लेते हैं।
यहां मैं 3 पॉइंट लिख देता हूं, ये आपके 3 पॉइंट हो गए। ठीक है, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, मैं आपको चेक करके बताता हूं। यहां हम 3 पॉइंट बनाएंगे। ये पहला पॉइंट जैसे कि आप लोग डिस्कस कर सकते हैं कि जो हमारा संविधान है इसका विकास कैसे हुआ, संवैधानिक विकास। अब मैं डायरेक्टली संवैधानिक विकास पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं राज्य व्यवस्था का जो जुड़ाव है वो हम संविधान से करने वाले हैं, तो इसीलिए संवैधानिक विकास को भी इसमें शामिल करना जरूरी है। अब बात करते हैं राज्य व्यवस्था को, जो अगला पॉइंट इसमें होना चाहिए वो ये है कि जैसे कि राजनीतिक व्यवस्था, आप इसके अंतर्गत इसका अध्ययन करते हैं, राजनीतिक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, और इसके अलावा आपकी जो शासन या प्रशासनिक प्रणाली है, यानी शासन प्रणाली भी कह सकते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन है, शासन प्रणाली का अध्ययन है, ये सब राज्य व्यवस्था में आते हैं, पॉलिटी में आते हैं। इसके अलावा बात करें, तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे हमारा जो मूल संविधान है, भारतीय संविधान, क्योंकि भारतीय संदर्भ में हम इसका यानी संविधान का अध्ययन करेंगे, पॉलिटी का अध्ययन करेंगे, तो वहां जाहिर सी बात है कि हम हमारे भारतीय संविधान का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गए आपके क्लियर। याद रखें कि राज्य व्यवस्था आप जो पॉलिटी पढ़ते हैं उसे थोड़ा सा अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका यूपीएससी मेंस में जो आंसर राइटिंग का सिलेबस होता है उसे भी आप कवर कर पाएंगे, और साथ में कोई भी एग्जाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको जो पॉलिटी का बेस है वो समझ में आ जाएगा क्लियरली, अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि जो राजनीतिक व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, इनका अध्ययन किसमें करते हैं, राज्य व्यवस्था में। संवैधानिक विकास का अध्ययन, भारतीय संविधान का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली जो है ये हमारे यहां पर किस तरह की व्यवस्था है। एक तो इसके अंतर्गत 3 तरीके से हम भारतीय संविधान में आपको पॉइंट्स बता देता हूं कि भारतीय संविधान में आप लोग क्या क्या पढ़ते हैं। स्पेशली भारतीय संविधान में आप लोग पढ़ेंगे कि जो संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ। ठीक है, निर्माण का ऐतिहासिक आधार ये तो संवैधानिक विकास में पढ़ेंगे, लेकिन भारतीय संविधान है उसका निर्माण कैसे हुआ, किसने किया, ठीक है, कौन सी सभा तैयार की गई, कैसे उस सभा का निर्माण हुआ और उस सभा ने क्या क्या काम किए हैं। ठीक है, तो ये भारतीय संविधान में सबसे पहले ये जरूरी है। उसके बाद में जो हमारे भारतीय संविधान को निर्माण करने वाले लोग थे या संविधान सभा जो थी उसका मूलभूत उद्देश्य क्या था, उनकी इस तरह से इतना विस्तृत संविधान तैयार करने के पीछे एक बड़ा कहीं ना कहीं उनकी मूलभूत भावनाएं रही होंगी। तो वो उन सभी भावनाओं का संग्रह, एक अच्छी भावनाओं का संग्रह जो कि हमारे देश की जनता के विश्वास को दर्शाता है। ठीक है, तो वो सब चीजें आपको किसमें देखने को मिलती है, प्रस्तावना में देखने को मिलती है। तो प्रस्तावना में ये चीजें डिस्कस करेंगे। अगली बात करें, प्रस्तावना के बाद में आपको पढ़ना है भारतीय संविधान में मूल अधिकार। उसके बाद में आप पढ़ेंगे जैसे कि डीपीएसपी हो गया। अब बहुत स्टूडेंट हैं जो डीपीएसपी नहीं जानते हैं, नीति निर्देशक तत्व। इसके बाद में हम बातचीत कर सकते हैं जैसे कि आपके मूल कर्तव्य हैं, क्या है, मूल कर्तव्य हैं, और अदर देन टॉपिक्स जो कि भारतीय संविधान से जुड़े हुए हैं। मोस्टली इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है भारतीय संविधान से संबंधित इसके संदर्भ में वो है निर्माण कैसे हुआ, प्रस्तावना क्या चीज दर्शाती है, ये कब प्रस्तावित किया गया, किसके द्वारा ये जो है ये प्रस्ताव रखा गया है, इसको कब पारित किया गया है। भारतीय संविधान विश्व में कहीं पर भी कोई सी भी व्यवस्था में चले जाइए वहां पर कहीं ना कहीं आम नागरिक के अधिकारों की बात कही गई है। तो भारतीय संविधान भी क्या यहाँ के नागरिकों को अधिकार प्रदान करता है, तो उन सब चीजों की बातें हम करेंगे मूल अधिकारों में। ठीक है, उसके बाद में आपका डीपीएसपी आ जाता है। अब ये डीपीएसपी क्या है, ये नीति निर्देशक तत्व है जिसके बारे में अध्ययन करेंगे कि किस संविधान से इसको लिया गया है, इसका क्या महत्व है, राज्य के संदर्भ में क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के संदर्भ में इसका कितना मूल्य है। इसके अलावा मूल कर्तव्य के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जनता की भी कुछ जवाबदेही बनती है, कुछ कर्तव्य होते हैं
जो आम नागरिक हैं उनके संविधान के प्रति कैसे कर्तव्य होने चाहिए, इन सब चीजों का डिस्कशन हम भारतीय संविधान में करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो भारतीय संविधान है एक अलग मैटर नहीं है, जुड़ाव इन तीनों का है, क्योंकि ये राज व्यवस्था का विषय है। इसके अलावा राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली है वो किस तरीके से काम करती है, इसके हम 3 अंग बना सकते हैं। जैसे कि आपके सामने 3 अंग आपको यहां शो होंगे। पहला मैं कहना चाहूंगा कि आप अध्ययन करते हैं कार्यपालिका का। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपकी कार्यपालिका। दूसरे नंबर पे है आपकी व्यवस्थापिका और लास्ट में है न्यायपालिका। इन चीजों से अधिकतर स्टूडेंट हैं जो रूबरू हैं, जानते हैं कि भैया ये क्या चीजें हैं। कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, ये क्या है? हमारी जो शासन प्रणाली है उस व्यवस्था के अंग हैं कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। अब इसमें भी आपको कुछ चीजें याद रखनी चाहिए। नॉर्मली क्या है कि स्टूडेंट को ये याद नहीं रह पाता है, कई बार इस शब्द में भी कंफ्यूज हो जाता है कि यार कार्यपालिका का काम या कार्य क्या है, या फिर व्यवस्थापिका का कार्य या व्यवस्था इसकी है क्या, या न्यायपालिका क्या काम करती है। ठीक है, तो इसको सीधा सा याद रखें कि कानून को लागू करने का काम कौन करती है, लागू करने का काम कौन करेगी, कानून को लागू करने का जो काम है वो करती है आपका कार्यपालिका, और निर्माण काम को कौन करती है, आपकी व्यवस्थापिका करती है। ठीक है, और न्यायपालिका क्या करती है, कानून की व्याख्या करती है। क्या करेगी, कानून की व्याख्या करती है। अब भैया एक बात बता देता हूं कि जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका में आप किस किस चीज का अध्ययन करेंगे। एक तो हमारा राष्ट्रपति आ जाता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के बारे में अध्ययन करेंगे कि राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में आता है और इसकी योग्यताएं क्या हैं, इसकी सामान्यकालीन पावर्स क्या हैं, आपातकालीन शक्तियां क्या हैं, इसको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त है नॉर्मली जो हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति है इसको शपथ कौन दिलाता है, नियम और शर्तें क्या हैं। इसके अलावा कौन कौन जो राष्ट्रपति बनते हैं उनके लिए कार्यकाल की अवधि क्या रहेगी, कितनी न्यूनतम अवधि है, कितनी मैक्सिमम है, किस तरह से इसकी अन्य जो स्तर हैं उनमें इसकी पावर है। इन सब चीजों के बारे में हम राष्ट्रपति में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट पद हो गया है उपराष्ट्रपति का। अब ये उपराष्ट्रपति जो हम अध्ययन करते हैं इसका अध्ययन हम दोहरे रूप में करते हैं। इसमें दोहरे रूप में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये उपसभापति के रूप में काम करता है और यहाँ पर ये उपराष्ट्रपति इसीलिए है क्योंकि ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी अपनी भूमिका निभाता है। इसका भी अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट जैसे आपका हो गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया आपका प्रधानमंत्री, इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे। और उसके अलावा प्रधानमंत्री के साथ में आप ऐड कर सकते हैं पूरा का पूरा जो मंत्रिपरिषद है। मंत्रिपरिषद क्या होता है, कितने सदस्य होते हैं, कितने मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री कौन होता है, नियम क्या हैं प्रधानमंत्री को बनाने के, शर्तें क्या हैं, इसको कैसे हटाया जा सकता है, कैसे इसका निर्वाचन होता है, योग्यताएं क्या हैं, पावर्स क्या हैं। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम इसमें प्रधानमंत्री में पढ़ेंगे। आगे एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो कि हमारे कहीं ना कहीं जो शासन प्रणाली है उसको चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, उसे बोलते हैं महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो इस अटॉर्नी जनरल की बात करें, जो ये अटॉर्नी जनरल है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। एज ए इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे भारतीय संविधान में कानूनी सलाहकार के रूप में काम करता है। ये सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार है। व्यवस्थापिका की बात की जाए तो व्यवस्थापिका में आप लोगों को अध्ययन करना है संसद का। किसका? संसद का अध्ययन करना है। संसद में आपके जो सदन होते हैं, सदनों का अध्ययन करना है, लोकसभा है, राज्यसभा है, इन सभी चीजों का अध्ययन करना है और ये व्यवस्थापिका में शामिल है। न्यायपालिका में आपको स्पेशली डिस्कशन करना है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो उच्चतम न्यायालय है। किसका अध्ययन करना है? उच्चतम न्यायालय का अध्ययन करना है। अब देखिए दोस्तों, ये सबसे बड़ा ये संस्थान है हमारा जो है उच्चतम न्यायालय, देश का न्यायपालिका का सबसे बड़ा अंग है। और हम जब देखते हैं कई बार कि ये चीजें मैंने इतनी ही कम क्यों लिखी है,
इसमें राज्यपाल भी शामिल करना था, बहुत सारी हैं, विधानमंडल, विधानसभाएं, ये सब चीजें शामिल करनी थी। लेकिन ये हम जो देख रहे हैं, ये जो पूरा ढांचा, आप संपूर्ण ढांचा जो देख रहे हैं, ये केंद्र के परिप्रेक्ष्य में है। किसके? केंद्र के, केंद्र गवर्नमेंट की, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की बात हो रही है यहां पर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट में आप किस किस चीज का अध्ययन करते हैं? अगर आप राज्य गवर्नमेंट में चले जाते हैं तो राज्य के संदर्भ में आपको पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं, राज्य की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, कौन सी व्यवस्था? एक प्रशासनिक व्यवस्था राज्य की, और प्रशासनिक व्यवस्था के साथ में आपको राज्यपाल का डिस्कशन करना होता है, विधानसभा का डिस्कशन करना होता है, विधानमंडल का डिस्कशन करना है, विधानमंडल, और उसके साथ में जैसे कि जो लोकसभा आयोग है, सॉरी लोक सेवा आयोग हैं, जैसे आप एसडीएम वगैरह बनते हैं, ठीक है, तो लोक सेवा आयोग हैं, लोकायुक्त हैं, लोकायुक्त हैं, लोक नीतियां हैं, समितियां हैं, ठीक है, राज्य निर्वाचन की प्रणाली है, इसके अलावा आपको राज्य सूचना आयोग है, और अलग अलग जो आयोग बनाए गए हैं स्टेट गवर्नमेंट पॉलिसी के अकॉर्डिंग, तो उन सभी चीजों का अध्ययन आपको राज्य के संदर्भ में करना है। इस वजह से मैंने इन्हें इस चार्ट में शामिल नहीं किया है। हम जब पूरा कंप्लीट संविधान पढ़ेंगे, उसका पूरा डिस्कशन करेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप अध्ययन करेंगे, ताकि हमें पूरा जो ढांचा है वो समझ में आए साथ में, और हमारे दिमाग में एक थ्योरेटिकल पोर्शन क्रिएट हो, और उससे हम एक, अगर हमसे कोई मेंस का पेपर भी पहले लिखवाए पॉलिटिका, तो आप आसानी से लिख सकते हैं, एक पूरा पैराग्राफ लिख सकते हैं, एक निबंध लिख सकते हैं, आपसे जितना लिखवाया जाए उतना लिख सकते हैं, यदि आप उसके मूलभूत ढांचे को समझ जाते हैं। ठीक है, अब हमने राज्य व्यवस्था में बात की है कि भारतीय संविधान में आपको ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। आगे हमने बात की कि राजनीतिक व्यवस्था और शासन प्रणाली जो है वो कैसे चलाई जाएगी, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका के सहयोग से चलाई जाएगी। और ये सेंटर की बात करें तो कानून को लागू करने का काम कार्यपालिका करती है, निर्माण व्यवस्थापिका करती है, और जो कानून की व्याख्या है वो कौन करती है? न्यायपालिका करती है। हमने डिस्कशन किया कि जो आपकी कार्यपालिका है उसमें आपको राष्ट्रपति के बारे में संपूर्ण अध्ययन करना है, और फिर बाद में आप उपराष्ट्रपति को ले सकते हैं, दोहरी भूमिका निभाता है उपराष्ट्रपति, ये भी बात ध्यान रखें। इसके अलावा हम बात कर सकते हैं, प्रधानमंत्री हो गया, मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल हो गया, कितने मंत्री हो सकते हैं, इन सब चीजों का अध्ययन यहां करेंगे। अटॉर्नी जनरल आपका महान्यायवादी, व्यवस्थापिका में जिसमें संसद एक अंग है, संसद के बारे में अध्ययन करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा, और न्यायपालिका में जो सबसे बड़ा अंग है हाई सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में है, उच्चतम न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे, कितने जजेस हो सकते हैं, क्या योग्यता है, कैसे बनाया जाता है, क्या मतलब क्या उनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होनी चाहिए, या फिर उनको कैसे बनाया जाता है, कितने साल का एक्सपीरियंस चाहिए, कैसे हटाया जा सकता है, कितने टाइम का इनका पीरियड होता है, कार्यकाल होता है, तो इन सब चीजों का अध्ययन इनमें करेंगे। राज्य के परिप्रेक्ष्य में मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए हैं। यहां हम संवैधानिक विकास की बात करेंगे, तो संवैधानिक विकास ही से शुरुआत करते हैं। दरअसल में जब पॉलिटिकल पढ़ते हैं हम हमारे भारत के संदर्भ में, तो संवैधानिक विकास पहले अध्ययन करना जरूरी होता है। हमारा जो भारतीय संविधान का निर्माण हुआ है वो काफी मंद गति से हुआ है, ये आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि काफी स्लोली स्लोली संविधान की जो डिमांडिंग है वो बढ़ती गई है। और ब्रिटिश शासन जब था उससे पहले, ब्रिटिश क्राउन के शासन से पहले भी जब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान भी संविधान की कहीं ना कहीं मांग की गई थी। उसका संवैधानिक विकास का हमको एक इतिहास देखने को मिलता है, ब्रिटिश शासन के दौरान, सॉरी, ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान भी और ब्रिटिश शासन के दौरान भी देखने को मिलता है। तो हमें सबसे पहले संवैधानिक विकास पढ़ने की आवश्यकता है, उसके बाद में हमें जो हमारे भारतीय संविधान है उसे पढ़ने की आवश्यकता है, और उसके बाद में आपकी जो ये संविधान है किस तरीके से पूरे देश के अंतर्गत शासन को चलाता है, व्यवस्थाएं बनाता है, और जिसके अंतर्गत आपके नेता, मंत्री, ये लोग आते हैं, ये अपने जो कार्यभार है उसे कैसे संभालते हैं, कैसे कैसे कार्य करते हैं संविधान के संदर्भ में रहते हुए, तो इन सब चीजों का अध्ययन बारी बारी से करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है संवैधानिक विकास, यानी हमारा जो संविधान है उसके विकास का ऐतिहासिक आधार क्या रहा है। ठीक है,
आपको ये काफी हद तक समझ में आ गया होगा, ये पूर्ण रूप से आशा भी है। और मैं आगे चलता हूं आपको संवैधानिक विकास की तरफ ले जाने के लिए। और संवैधानिक विकास पढ़ने से पहले हमें इसका इतिहास जानना जरूरी है, यानी इसका ऐतिहासिक आधार क्या था, कैसे बीच बीच में उठ करके ये आया हमारे बीच में। तो इन सब चीजों का अध्ययन करेंगे हमारा संविधान की जो संवैधानिक विकास है उसके अंतर्गत। ठीक है, तो हम देखना चाहें, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि जो संवैधानिक विकास है वो काफी अलग तरीके से हमारा भारतीय संविधान का रहा है। संवैधानिक विकास, अब मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले एक बात कही कि संविधान विकास का जो क्रम है, वैसे इसका इतिहास देखा जाए तो ऐतिहासिक आधार देखा जाए तो बात कर सकते हैं कि पहले भी इसके बारे में कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी, तब जाके तो इतिहास में यानी पीछे बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं संविधान की बात हुई है। और धीरे 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 करके ये आज असली रूप में आप सभी के सामने है। पहली बात तो बात करते हैं कि संवैधानिक विकास पढ़ने से पहले हमें एक चीज का पता होना चाहिए कि जो ये हम इतना बड़ा शब्द है संविधान, ये जो संविधान पढ़ते हैं ये आखिर क्या है, संविधान क्या है, कैसे ये बना, कैसे ये असली रूप में आया और इसकी इंपोर्टेंसी पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में कैसे इतनी ज्यादा बनी है आज जो आप देख रहे हैं वर्तमान समय में, तो वो कैसे है, इन चीजों पे बात करें। इसके इतिहास में जाते हैं कि जो संविधान है, पहले बात तो इसको समझते हैं कि संविधान आखिर है क्या चीज। ठीक है, संविधान को हम कह सकते हैं कि ये एक वैधानिक दस्तावेज है और नहीं भी है। क्यों? क्योंकि आप जैसे ही ब्रिटेन के संदर्भ में देखते हैं या ब्रिटेन की जो शासन प्रणाली है या ब्रिटिश शासन प्रणाली है उसके संदर्भ में आप देखते हैं तो वहां का संविधान कैसा है, अलिखित संविधान है। अब अलिखित संविधान है तो उसे हम एक दस्तावेज रूप नहीं दे सकते हैं, एक लिखित दस्तावेज कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वो तो अलिखित है। ठीक है, अमेरिका का संविधान है, लिखित संविधान है, भारत का संविधान है, लिखित संविधान है। ठीक है, तो इन चीजों के बारे में पहले अध्ययन करने से पहले हम इसको देखते हैं कि जो ये वैधानिक दस्तावेज है ये क्या कहता है। भाई कोई एक दस्तावेज है, ये कोई पेपर का नाम है, कोई नियम कानून है जिनको एक साथ में इनका एक समूह बनाया गया और उन्हें एक बुक में लिख दिया गया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, दस्तावेज हो गया है। और इसको हम लिखित और अलिखित भी कह सकते हैं, क्योंकि एक शासन प्रणाली ऐसी भी है जिसमें अलिखित संविधान काम करता है। तो हम यूं कहेंगे कि ये कैसा हो सकता है, लिखित भी हो सकता है और एवं अलिखित भी हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें कि ये क्या होना चाहिए, ये एक हिसाब से क्या होना चाहिए, नियम एवं कानूनों का संग्रह होना चाहिए, नियम एवं कानून का समूह, कानूनों का समूह कह सकते हैं इसको। और लास्ट में हम कहें कि जो वहां की जो जनता है उस जनता का विश्वास, जनता का विश्वास, ऐसा दस्तावेज जिसपे संपूर्ण जनता का विश्वास हो वो दस्तावेज। ठीक है, अब संविधान को मैंने ये जो 4 शब्द लिखे हैं इनसे आपको कहीं ना कहीं इसकी परिभाषा जो है उस तक आप पहुंच गए होंगे। यहां देखें तो संविधान एक ऐसा वैधानिक दस्तावेज है जो कि लिखित या अलिखित रूप में नियम एवं कानूनों का समूह है, संग्रह है, जिसमें नियम और कानून का संग्रह किया गया है शासन प्रणाली को चलाने के लिए, किसी भी देश की राज्य व्यवस्था को एक सुचारू रूप से ढंग से चलाने के लिए नियम और कानूनों का संग्रह क्या है, आपका संविधान कहलाता है। इसे संविधान का नाम दिया गया। ठीक है, यानी इसी से शासन चलाया जाता है। तो शासन की प्रणाली के तहत एक वैधानिक जो दस्तावेज होता है ये लिखित भी हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है। ठीक है, जिसमें जनता का विश्वास हो वो क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। अलग अलग लोगों की अलग अलग बुक्स की अलग अलग परिभाषा हो सकती है, लेकिन जो उनकी मूलभूत भावनाएं हैं कहीं ना कहीं इर्द गिर्द इन चारों शब्दों के आसपास ही घूमती हुई दिखाई देगी। ठीक है, तो मूल रूप से आपको याद रखना है कि जो संविधान है वो एक वैधानिक दस्तावेज, लिखित अलिखित और नियम और कानूनों का समूह है जो कि जिस पर जनता वहां की विश्वास करती है।
आगे हम बात करते हैं, अब चलते हैं इसके संवैधानिक विकास की तरफ और कैसे इसकी डिमांडिंग उठी है, कैसे कैसे क्या चीजें हुई हैं, वो चीजें हम देखेंगे। सबसे पहले हम ब्रिटिश शासन या ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है उधर चलते हैं। उसके बाद में हम हमारे जो नेताएं हैं, जो हमारे बड़े बड़े महान नेता हैं, महापुरुष हैं, उनके स्टेटमेंट्स के ऊपर बात करेंगे और फिर मूल रूप से कैसे ये अपने असली रूप में आता है, कैसे इसका निर्माण संविधान सभा करती है, उन चीजों तक पहुंचेंगे। पहले हम देखते हैं कि जो संवैधानिक विकास है, इसका ऐतिहासिक आधार अगर आप अध्ययन करना चाहें तो इसे आप दो रूप में विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसे बात करना चाहूंगा कि आपने कहा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, एक तो आप अध्ययन करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए, इसमें कहीं ना कहीं अध्ययन वाली बात भी नहीं है। जाहिर सी बात है कि इस नॉर्मली स्टूडेंट जो पढ़ता है उसे पता होगा कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी का राज था, भारत गुलाम था। ठीक है, धीरे धीरे गुलाम हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी का, ब्रिटिश क्राउन का भी हुआ। तो ये सब चीजें हम इसको क्रम वाइज देखेंगे। एक तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत संवैधानिक विकास या संविधान की जो मूलभूत है संरचना है, वो कैसे सामने आ रही थी धीरे धीरे, तो इसका अध्ययन हम इसमें कर लेंगे। और यहां पर हम अध्ययन करेंगे कि जो आपका ब्रिटिश क्राउन है, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत, अब ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कब से कब भारत रहा और ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कब से कब भारत रहा। अब बात करते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत में पहली फैक्ट्री लगाई थी, आप सभी को पता है 1608 में, सन 1600 के राजलेख के तहत ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहां पर अपना जो पैर जमाने का प्रयास किया था। तो यहां पर हम बात करें तो यहां से स्टार्टिंग कर सकते हैं। संविधान के परिप्रेक्ष्य में अगर आप इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो आपको 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर के 1853 के चार्टर एक्ट तक अध्ययन करना पड़ेगा, जहां पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कार्यकाल रहा है। ईस्ट इंडिया कंपनी के दौरान ये जो एक्ट्स बनाए गए हैं 1773 से लेकर के 1853 तक, इन सभी का अध्ययन यहां करेंगे। यहां हम करेंगे ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। आप लगा सकते हैं कि जब 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी है, उसने बोला कि उसका जो अधिकार है वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत चला गया 1858 में, आप सभी को पता है। तो 1858 से लेकर के 1947 की जो आपकी माउंटबेटन योजना है, वहां तक हम यहां पर माउंटबेटन योजना तक आपका ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो हमारा संवैधानिक विकास है उसे यहां पर देख लेंगे। तो ये दोनों चीजें जाहिर सी बात है कि समझ में आ गई होंगी। ये ऐतिहासिक आधार है हमारे संवैधानिक विकास का। अब देखते हैं कि जो यहां पर है ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसके अंतर्गत कौन कौन से एक्ट्स पारित हुए हैं, बने हैं, ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कैसी बातें रही हैं, इन सब चीजों को देख लेते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत सबसे पहले आपका आता है रेगुलेटिंग एक्ट। कौन सा? रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट कौन सा है? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट सबसे पहले आया। और इसी रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जहां तक भारतीय संविधान के निर्माण की बात, ईस्ट इंडिया उस टाइम पर भी थोड़ी बहुत झलक के रूप में सामने मिली थी 1773 में। जब 1774 में पहली बार क्या हुआ था, आपको ध्यान हो तो, कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। याद हो गया? कौन से एक्ट के तहत की गई थी? 1773 के एक्ट के तहत। इन सभी एक्ट्स का बारी बारी से अध्ययन करेंगे। अभी हम इसका ढांचागत अध्ययन कर रहे हैं, इसलिए आपको ये समझना जरूरी है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट्स जो हैं वो हमारे सामने आए और ब्रिटिश क्राउन में कौन कौन से एक्ट सामने आए। उसके बाद में रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के बाद में हम बात कर लेते हैं जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट है। पिट्स इंडिया एक्ट 1773 के बाद में ही एक आता है आपका 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद में आता है आपका चार्टर एक्ट, जो कि कब का था? 1793 का। उसके बाद में एक और चार्टर एक्ट आता है, एक और चार्टर एक्ट आता है और ये आता है 1813 का।
उसके बाद में एक और चार्टर एक्ट आता है ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यकाल के दौरान, जो कि 1833 का चार्टर एक्ट। ये काफी इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो इन्हें जानना भी बहुत जरूरी है। 1833 के बाद में आ जाता है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत भारत में जो एक्ट पारित हुए, इन सभी के बारे में यहां अध्ययन होगा और यहां पर हम पढ़ेंगे जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ये कब आया? ये 1858 में आया। कब आया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कब आया? 1858 में। इसके अलावा इसके बाद में एक इंपॉर्टेंट एक्ट आया, इंडियन काउंसिल एक्ट। इंडियन काउंसिल एक्ट ये आया 1861 में। फिर 1861 के बाद में आपके सामने आता है भारत, ये इंडियन काउंसिल एक्ट का हिंदी में अर्थ है भारत परिषद अधिनियम। इसका अर्थ है भारत शासन अधिनियम या भारत सरकार अधिनियम। ठीक है, तो इंडियन काउंसिल एक्ट आया। उसके बाद में 1861 के बाद में आया आपका 1892 का जो काउंसिल एक्ट है वो फिर से आ गया। 1892 में वापस से काउंसिल एक्ट आया भारत, इसको हम काउंसिल एक्ट भी कह सकते हैं या फिर आप क्या कह सकते हैं, भारतीय या भारत परिषद अधिनियम। इसके बाद में 1892 में 1861, 1858, फिर 1858, 1861 है, 1892 में है। फिर उसके बाद में आपका आता है भारत परिषद अधिनियम दोबारा से, एक और आता है 1909 में। भारत परिषद अधिनियम 1909 में, जिसको आप मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं, 1909, और इसे कौन सा बोला जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। फिर उसके बाद में आता है भारत परिषद अधिनियम 1919, जिसको आप मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी बोलते हैं। फिर उसके बाद में आता है 1919 के बाद में, यहां लगा सकते हैं हम, इसको बोलते हैं मार्टेंग्यू चेम्सफोर्ड। ठीक है, चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम भी बोला जाता है 1919 को। फिर उसके बाद में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जिसे आप बोलते हैं भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम 1935। भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत शासन अधिनियम 1935 है, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं और यहां लिखने का प्रयास करता हूं। यहां लिख देता हूं बीच में, भारत शासन अधिनियम कौन सा? 1935 है। अब 1935 के बाद में 1940 में आता है आपका अगस्त प्रस्ताव। 1940 के बाद में आता है 1942 में आपका क्रिप्स मिशन। ठीक है, क्रिप्स मिशन के बाद में 1946 में आता है आपका कैबिनेट मिशन, जिसने संविधान सभा का निर्माण किया या संविधान सभा का गठन किया। उसके बाद में 1947 का आप सभी जानते हैं, परिचित हैं। 1947 का अधिनियम कौन सा हो गया है? 1947 का हो गया है आपका माउंटबेटन योजना, जिसके तहत हमको स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। तो इन चीजों को अध्ययन करना कहीं ना कहीं आवश्यक है। क्रम वाइज अगर आप अध्ययन करेंगे तो पूरी जो फिलॉसफी है वो आपके माइंड में क्लियर हो जाएगी और सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी हम थोड़ी एक दो पॉइंट्स की बात करते हैं, क्लास को खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ गया होगा सारा? जो सारे एक्ट हैं मैंने यहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत सारे एक्ट्स आपको समझाए हैं। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का है। फिर उसके बाद में जैसे 1793 में आ जाता है, 1813 में आ जाता है, 1833 का चार्टर एक्ट है,
1853 का चार्टर एक्ट है। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत की बात करें तो यहां पर 1858 से स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है। उसके बाद में इंडियन काउंसिल एक्ट है जो कि 1861, 1892 और उसके बाद में 1909 से स्टार्ट करते हैं। 1909 आपका मार्लेमेंटो, 1919 मार्टेंग्यू चैम्सफोर्ड और 1919 के बाद में आपका सबसे महत्वपूर्ण आ जाता है 1935 भारत शासन अधिनियम, जिसका बहुत ज्यादा प्रभाव है हमारे भारतीय संविधान पर। उसके बाद में आता है 1940 है जो अगस्त प्रस्ताव लेकर आता है। 1942 में आपका क्रिप्स प्रस्ताव, 1946 में आपका कैबिनेट मिशन और 1947 में आपकी माउंटबेटन योजना। अब देखिए इसकी जो डिमांड है, भारतीय संविधान की डिमांड है वो बड़ी दिलचस्प है। डिमांड का मतलब समझ गए होंगे, मांग। मांग का मतलब मैं किसके परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं, किसके संदर्भ में बात कर रहा हूं, भारतीय संविधान की डिमांड के बारे में बातचीत कर रहा हूं। सबसे पहले एक आदमी आता है जो कि 1895 में एक आदमी है जिसका नाम है बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। अब भाई साहब ये बाल गंगाधर तिलक साहब हैं जो कि क्या करते हैं, एक बहुत ही महान हस्ती हैं बाल गंगाधर तिलक, और इन्होंने डिमांडिंग की अंग्रेज शासन से, ब्रिटिश शासन से डिमांडिंग की कि भारत का भी संविधान बनाया जाना चाहिए। अब अंग्रेज क्या है कि हंसने लगे कि यार तुम भारत का संविधान बनाओगे। ठीक है, तो ये 1895 की घटना है जो सबसे पहले एक व्यक्ति जिसका नाम था बाल गंगाधर तिलक, जिसने पहली बार ये कहा था कि भारत के लिए भी संविधान होना चाहिए। अब अंग्रेजों को हंसी क्यों आई? इस बात पर हंसी आई कि यार जो देश दूसरे देश के गुलाम है वो गुलाम होने के बावजूद भी अपने संविधान की यहां पर ये व्यक्ति डिमांड कर रहा है कि यहां पर भी भारत का संविधान होना चाहिए। तो ये याद रखना है। अब ये स्वराज्य जब विधेयक पेश किया गया था तो किसके तहत डिमांड की थी इन्होंने? स्वराज्य विधेयक के तहत 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने डिमांड की थी भारतीय संविधान की। अब उसके बाद में भाई साहब गांधी जी आ जाते हैं 1922 में। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी कहते हैं, अंग्रेजों से बात करते हैं और कहते हैं कि भाई साहब आप लोग बार बार ये बात बोल रहे हैं कि भारत के लिए संविधान, भारत के लिए संविधान हम तैयार करेंगे। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा कि भैया भारत का जो संविधान होगा वो तो भारतीय ही तैयार करेंगे, न कि अंग्रेज तैयार करेंगे। तो ये बात किसने की? ये स्टेटमेंट किसका था? ये था आपके महात्मा गांधी का। ये याद रखें, महात्मा गांधी का स्टेटमेंट क्या था कि जो भारतीय संविधान है वो भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अब 1922 के बाद में आती है 1928 में आपके सामने नेहरू रिपोर्ट। अब नेहरू रिपोर्ट किसके द्वारा दी गई थी? नेहरू रिपोर्ट दी गई है मोतीलाल नेहरू के द्वारा। ये भी बहुत खास शख्सियत हैं। मोतीलाल नेहरू ने कहा कि भाई वास्तव में भारतीय संविधान है उसका निर्माण किया जाना चाहिए। इसके निर्माण के लिए जो प्रथम प्रयास है वो मोतीलाल नेहरू के स्टेटमेंट से स्टार्ट है। कहां से देखने को मिलता है? तो ये प्रयास जो है ये कहां से देखने को मिलता है? मोतीलाल नेहरू के स्टेटमेंट से देखने को मिलता है। अब 1928 के बाद में 1934 में चले जाइए। 1934 में आप जा सकते हैं जब एमएन राय 1934 एमएन राय ने कहा, अब जब नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट पेश की थी कि भारतीय संविधान के लिए निर्माण का प्रयास करते हुए वो नेहरू रिपोर्ट सबके संदर्भ में पेश की गई थी, तो तब अंग्रेजों ने कहा कि देखिए ये संविधान का निर्माण करेंगे। तो नेहरू जी से कहा था कि भाई आप संविधान का निर्माण करना चाहते हैं, हमें कोई अफसोस नहीं है, क्योंकि उधर से अंग्रेज लोगों की खुद की ही वाट लगी पड़ी थी। उधर से क्या है, वर्ल्ड वार हो रहा था, विश्व युद्ध चल रहा था। अब इधर भी बार बार इंडिया में भी लोग आंदोलन कर रहे थे, कोई क्या कर रहा था, कोई क्या कर रहा था, इस तरह से मतलब जगह जगह स्पोर्ट पर विद्रोह हो रहे थे। तो अंग्रेज शासन है जो परेशान हो गया था, और इसी परिप्रेक्ष्य में फिर कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा था अंग्रेज अधिकारियों को, अंग्रेज शासन को भी, कि अब भारत पर ज्यादा टाइम तक शासन करना मुमकिन नहीं है। तो 1928 में नेहरू रिपोर्ट में जब नेहरू जी ने कहा था कि भाई संविधान निर्माण का जो प्रयास है उसका करने की हमें मंजूरी दीजिए, ठीक है, लेकिन मंजूरी नहीं दी गई। तो उसमें इन्होंने कहा था कि भाई आप बार बार कह रहे हो, अंग्रेजों ने कहा कि भाई बार बार कह रहे हो कि संविधान संविधान संविधान, हमें इस बात से मतलब नहीं है, आप संविधान निर्माण करके दिखाइए। ये बात अंग्रेजों ने कही थी। उसके बाद में 1934 में आते हैं एमएन राय, जिनका नाम है मानवेंद्र नाथ राय,
और इन्होंने सबसे पहले संविधान सभा की बात कही थी कि भारत का संविधान जो है, ये याद रखना कि भारत का संविधान को कौन तैयार करेगा, संविधान सभा तैयार करेगी। यानी संविधान सभा का स्टेटमेंट देने वाला व्यक्ति कौन था, एम.एन. राय था। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है। अब 1934 के बाद में 1940 में होता क्या है कि हमारे जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया है उसे एक अस्थायी मंजूरी दे दी जाती है, और इस अस्थायी मंजूरी के साथ में एक स्टेटमेंट, एक प्रस्ताव दिया जाता है, और उसमें कहा जाता है 1940 में कहा जाता है, जब अगस्त प्रस्ताव जिसे आप बोलते हैं, ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव जिसे आप बोलते हैं 1940 में अस्थायी मंजूरी दी गई थी भारतीय संविधान निर्माण करने की, जिसमें यह कहा गया था कि पहले वर्ल्ड वार हो जाने दो, तो जैसे ही युद्ध खत्म होगा तो इस युद्ध के बाद में आप अपनी इच्छा अनुसार संविधान का निर्माण कर लेना। तो ये एक अस्थायी मंजूरी दी गई थी। पूर्ण तरीके से ऐसा कुछ लग भी नहीं रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अंग्रेज जो शासन है वो ये मान गया था कि भाई अब तो मुश्किल हो पाएगा, इसलिए उन्होंने कहीं इसकी मंजूरी अस्थायी तौर पर प्रदान कर दी थी। ठीक है, उसके बाद में आपका 1940 के बाद में जो 1942 आपका क्रिप्स मिशन आता है, जिसमें पूर्ण रूप से आपको स्थायी मंजूरी दे दी गई, या फिर यूं कह सकते हैं कि पूर्ण मंजूरी जो मिली है वो 1942 में क्रिप्स मिशन के तहत दी गई है। ठीक है, उसके बाद में 1946 में आपका कैबिनेट मिशन आता है, और कैबिनेट मिशन क्या करता है, कैबिनेट मिशन भारत के लिए क्या करता है, संविधान सभा का निर्माण करता है। कैबिनेट मिशन क्या करता है भारत के लिए, संविधान सभा का गठन करने का काम किसने किया है, तो संविधान सभा का गठन किसने किया, कैबिनेट मिशन की सिफारिश के आधार पर भारत में संविधान सभा का गठन किया गया है। संविधान सभा का गठन किया गया है। कई बार क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया। आप लोग ऑप्शन में मिलेगा संविधान सभा ने, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने, प्रारूप समिति ने, ठीक है, कैबिनेट मिशन ने। अब आपको जवाब देना है। सारे ही जवाब वैसे तो सही हैं, लेकिन अब आपको जवाब सोच समझ के देना है कि भारतीय संविधान का निर्माण किसने किया है। किसी अकेले व्यक्ति ने नहीं किया, भारतीय संविधान का निर्माण किया है संविधान सभा में। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको जवाब देना है संविधान सभा ने भारतीय संविधान का निर्माण किया है। ठीक है, अब संविधान का निर्माण संविधान सभा ने किया है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछा जाए कि संविधान सभा का निर्माण किसने किया है, तो तब जाकर आपका आंसर होगा कैबिनेट मिशन। किसने, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का निर्माण किया है। ठीक है, कैबिनेट मिशन ने संविधान सभा का निर्माण किया है 1946 में। ठीक है, संविधान सभा इन सब चीजों का अलग अलग अध्ययन करेंगे, लेकिन हम संवैधानिक विकास के क्रम को समझ रहे हैं, और उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो आएगी संवैधानिक विकास के क्रम से संबंधित, उसमें भी हम समझेंगे इन चीजों को। अब कैबिनेट मिशन ने किया संविधान देखिए मैं पूरा प्रोसेस समझा देता हूं। यहां आपको मैंने लिखा कि जैसे ये कैबिनेट मिशन है, सबसे पहले कैबिनेट मिशन आया 1946 में। उसके बाद में इसने क्या किया, भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन कर दिया। अब संविधान सभा ने क्या किया है, संविधान का निर्माण किया है। संविधान के निर्माण में ही एक कमेटी थी जिसको आप प्रारूप कमेटी बोलते हैं या प्रारूप समिति बोलते हैं, या इसी का नाम है पांडुलेखन समिति, जो कि बहुत कम लोग जानते हैं। बड़े विस्तृत अध्ययन करेंगे इन चीजों से संबंधित, लेकिन प्रारूप लेखन जो प्रारूप समिति है यही सबसे बड़ी समिति थी, और इसी के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर थे। तो संविधान को निर्माण किसने किया, संविधान सभा ने। संविधान सभा का गठन किसने किया, कैबिनेट मिशन ने। ये आपको याद होना चाहिए। तो लगभग मैंने पूरी कंप्लीट जो चीजें हैं वो आपको डिस्कशन के तहत समझा दी हैं, और इसके आगे आपको जो नेक्स्ट वीडियो मिलेगी उसमें आपको सारे के सारे जो एक्ट हैं, अधिनियम हैं, उन्हें पढ़ने का मौका मिलेगा, और आपको सारी चीजें बारी बारी से समझ में आ जाएगी। फिर उसके बाद में हम प्रस्तावना, मूल अधिकार जो भी हैं वो हमारे टॉपिक्स पढ़ेंगे, और इस तरह से आपका पूरी राज्य व्यवस्था को कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है, आशा है, पूरी तरीके से होप है इस चीज की कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और टॉपिक है काफी हद तक क्लियर भी हुआ होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और
अपने दोस्तों के पास में या जो मित्रगण हैं आपके, वो जो तैयारी कर रहे हैं, वहां तक भी इसे पहुंचा दीजिएगा, ताकि जो हमारी मेहनत है वो एक अच्छे मोड़ पर आ सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं, जब तक के लिए नमस्कार।